चैप्टर नंबर 16 है जनाब, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। ये दोनों का आपस में बड़ा लिंक है। सबसे पहले इन दोनों को ज़रा समझते हैं, उसके बाद इन चैप्टर की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। देखिए बेटा, आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी FATF, सुना ये FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? नहीं पढ़ा, कभी नहीं सुना। ये तो सुना होगा पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ गया। वो ग्रे लिस्ट किस चीज़ की थी ये नहीं पता, अभी मैं आपको बताता हूँ। जब हम इंटरनेशनल, एक ग्लोबल विलेज है, आप सबको पता है कि दुनिया वर्ल्ड जो है वो ग्लोबल विलेज है। इसमें हर एक मुल्क को दूसरे मुल्क की ज़रूरत है, हर एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ ट्रांजैक्शन करता है। उन ममालिक में कुछ अनासिर ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इस ट्रांजैक्शन का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, जिसमें करप्शन आ जाती है, जिसमें आपके पास जो इंटरनेशनल पेमेंट्स आ जाती हैं कि पेमेंट थोड़ी शो करवाई या पैसा स्मगल कर दिया, स्मगलिंग जिसमें आ जाती है। ये सारी की सारी चीज़ें ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं आपके इंटरनेशनली। जो जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस हैं उनके अंदर हर ट्रांजैक्शन में कम से कम तकरीबन हर ट्रांजैक्शन में ये प्रॉब्लम आती है। स्टार्टिंग में जब ये सारे के सारे मामला स्टार्ट हुए शुरू में इनिशियली, तो कुछ ममालिक ने इसके ऊपर एक्शन लेना शुरू किया अपने अपने तौर पर, लेकिन विद इन द कंट्री तो एक्शन हो जाता था, इंटरनेशनली वो एक्शन नहीं होते थे। फिर इंटरनेशनली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नाम से एक कमेटी बनाई गई, जिसका मकसद ये था कि आपके जितने भी ये पैसे के रिलेटेड ट्रांजैक्शन के अंदर जो भी करप्शन, जो भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है, इन तमाम चीज़ों को डील किया जाए, इनको रोका जाए। और फिर तय ये पाया कि हर मुल्क अपने अपने मुल्क के अंदर रहते हुए, अपने अपनी जुरिस्डिक्शन में रहते हुए इनके ऊपर एक्शन लेगा। और उस मकसद के लिए उन्होंने 26 और 27, 26 या 27 रूल्स उन्होंने बनाए। और वो रूल्स, वो क्राइटेरिया थे कि जो इस क्राइटेरिया को मीट कर लेगा वो मुल्क सबसे सिक्योर्ड है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर दें, उसके साथ ट्रांजैक्शन भी कर लें। जो इस क्राइटेरिया को मीट नहीं करता वो फाइनेंशियली सिक्योर्ड नहीं है, वहाँ पे करप्शन होती है, वहाँ के लोग जो है वो पैसा उसको घुमाते हैं, पैसे को जनाब वो ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। लोग ठीक नहीं है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करें। तो पाकिस्तान तो चल ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे रहा है। बाहर के लोगों का कर्जा है हमारे पास, कर्जे के साथ साथ जनाब बाहर की इन्वेस्टमेंट है हमारे मुल्क में, अपने मुल्क की तो इन्वेस्टमेंट है ही कोई नहीं। तो इस वजह से पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये फाइनेंशियली सिक्योर्ड मुल्क डिक्लेयर हो। तो उन्होंने क्राइटेरिया रख दिया, ब्लैक, ग्रे, ग्रीन। ब्लैक लिस्ट में वो मुल्क है जनाब जो बिल्कुल जिनका खाना ख़राब है, जो लेसर दैन 10 जो है वो रूल को फॉलो करते हैं, बाकी जो है वो उनको फॉलो नहीं करते, तो वो ब्लैक लिस्ट है, उनके साथ ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं। फिर मोर दैन 10 से लेकर लेसर दैन 26 वो लोग हैं जो ग्रे में आते हैं, ग्रे लिस्ट में आते हैं, कि इनके साथ हाँ सम सोर्ट देख लो, अगर अच्छा है, रूल को फॉलो कर रहे हैं, ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन कर लो, अदरवाइज ट्रांजैक्शन नहीं करनी, थोड़ी बहुत ट्रांजैक्शन कर लो। और फिर जो 26 के 26 रूल्स को फॉलो करते हैं उनको टाइटल मिल जाता है ग्रीन का। उन 26 रूल्स के अंदर एक रूल है मनी लॉन्ड्रिंग का। मनी लॉन्ड्रिंग चीज़ क्या है? देखें, लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? सफाई करना, जिसको कहते हैं ना आप ये लॉन्ड्री है, लॉन्ड्री वाला है, कपड़े लॉन्ड्री के लिए दे दो, कपड़ों को साफ करना लॉन्ड्री का मतलब। मनी लॉन्ड्री का मतलब क्या होगा? पैसे को साफ करना। कैसे? धोना, धो के साफ करना, या वो पकड़ के जैसे मारते हैं पैसे को ऐसे मारना। इसका मतलब क्या है कि ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग। कि एक नाजायज़ पैसा था उसको नाजायज़ तरीके से जायज़ बना लेना, दैट इज़ कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। मिसाल के तौर पर आपने करप्शन की, आपकी बात नहीं कर रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी बंदे ने करप्शन की, करप्शन से कमाया हुआ पैसा ब्लैक मनी है कि वाइट मनी?
ब्लैक मनी। उस जनाब पैसे से उसने बना दी मस्जिद, या उसने घर बना लिया। जब उसने घर बना लिया, घर बनाना कोई गुनाह है? मस्जिद बनाना कोई गुनाह है? नहीं। उसने क्या किया? ब्लैक मनी को किस में कन्वर्ट कर लिया? वाइट मनी में कन्वर्ट कर लिया। उसने हकीकत में क्या किया? उसने मनी लॉन्ड्रिंग की। मनी लॉन्ड्रिंग की एक किस्म होती है मुल्क के अंदर ही, एक होती है इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग, कि यहाँ का पैसा बाहर के मुल्क में भेजना नाजायज़ तरीके से। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में जो डॉलर है वो महंगा है। एक बंदा क्या करता है, बाहर के मुल्क से डॉलर लेके आता है और आगे पाकिस्तान में बेच देता है, डॉलर्स को स्मगल करता है। वो बंदा भी क्या कर रहा है? हकीकत में मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। इसीलिए इंटरनेशनली एक स्पेसिफिक अमाउंट लेके जाने की आपको इजाज़त है। इंटरनेशनल ट्रैवल करते हुए आप कैश ज़्यादा अमाउंट कैरी नहीं कर सकते। अगर आप बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो टैक्स अगर आप किसी चीज़ पे दे देते हैं तो दैट्स फाइन। लेकिन अगर आप कैश पे लेके जाते हैं तो इनकम टैक्स वालों को क्या पता, तो टैक्स तो नहीं लगेगा उसके ऊपर। तो दैट इज़ कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से याद भी होगी आप लोगों को। उस समय बिल्कुल छोटे छोटे से थे। 2010 के अंदर एक केस चला था, एक पाकिस्तानी मॉडल थी जो पैसे पाकिस्तान से लिमिट से ज़्यादा पैसे लेके जा रही थी दुबई में। अयान अली नाम था उसका। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। इल्ज़ाम लगा जरदारी पे कि जरदारी ने जनाब मनी लॉन्ड्रिंग की और ये अयान अली को पैसे दिए और ये पैसे लेकर जा रही, क्योंकि फेमस है, मॉडल है, तो किसी ने इसका बैग क्या चेक करना। लेकिन जब चेक किया तो पता चला कि करोड़ों रुपए वो लेके जा रही थी कैश की सूरत में, और उसका कोई सोर्स नहीं था, तो मनी लॉन्ड्रिंग डिक्लेयर कर दिया गया। उन्हीं की हुकूमत में उसी साल 2010 के अंदर ही एक एक्ट पास हुआ जिसका नाम रखा गया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010। उस एक्ट के तहत एक क्राइटेरिया बनाया गया कि कौन कौन सी चीज़ें मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन में आएंगी, और उसी के साथ यह भी बता दिया गया कि अगर कोई बंदा मनी लॉन्ड्रिंग करेगा तो उसकी क्या सज़ा होगी। और भी इसके बहुत सारे पेचीदा चीज़ें हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपके सिलेबस का पार्ट सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन की हद तक है। तो हमने मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 है उसमें डेफिनेशन देखनी है। उसके बाद हमने देखना कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, कौन कौन से क्राइम्स मनी लॉन्ड्रिंग में आएंगे, और लास्ट में देखेंगे कि इसका क्या सज़ा होती है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स में भी बहुत सारे क्राइम्स होते हैं। आगे चलकर एक और भी चैप्टर है क्राइम्स वाला। शुरू में जब एटीएम आया ना बेटा, इसके बड़े मसाइल थे। कार्ड आपने इस मशीन में इंसर्ट किया, कोड शोड डाला, पैसे किसी और मशीन में जाकर निकले। लोग मशीनों को हैक कर लेते थे, जिसको आप साइबर क्राइम भी कहते हैं। लोगों ने बहुत सारे पैसे चोरी किए। बाज़ औक़ात ये प्रॉब्लम भी फेस आई कि आपने पैसे ट्रांसफ़र किए, आपके तो पैसे कट गए, अगले बंदे को पैसे नहीं मिले, उनमें प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। तो वो हकीकत में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के साथ हम इंशाल्लाह लिंक करके इसको पढ़ेंगे। ओके, तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 ये हमें बताता है कि मनी लॉन्ड्रिंग में कौन कौन से, मतलब आप इसको कैसे रोकेंगे, या इनमें कौन कौन से ऑफेंसेस शामिल हैं और इनकी पनिशमेंट क्या होगी। ओके, शुरू में AML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इम्पोज हुआ था बिजनेस इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। उसको लगता था कि जी बिजनेसमैन जो है यही करप्शन करते हैं, यही पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, इनके ऊपर इम्पोज करो, इनको देखो, इनको ताक में रखो, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। लेकिन वक्त गुजरने के साथ उनको आइडिया हुआ कि नहीं भाई, ये तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, बिजनेसमैन खुद से थोड़ी आएंगे। उन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रखे हुए हैं, बैंक्स के जरिए भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, मुख्तलिफ ऐप्स के जरिए भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। तो फिर उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग को
सिर्फ बिजनेस इंस्टीट्यूशन की हद तक नहीं रखा, बल्कि उसको इम्पोज कर दिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? हर वो चीज़ जिसका लिंक पैसे की लेन देन के साथ है, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब उसमें आप कुछ भी ले आइए, उसमें आप बैंक्स ले आइए, कमर्शियल बैंक्स ले आइए, उसमें आप जनाब ट्रेडिंग्स ले आइए, उसमें जनाब आप जैज़ कैश वगैरह, इजी पैसा वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी आपके डिवाइसेस हैं वो ले आइए। ईच एंड एवरीथिंग, सारा कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में शामिल है। जो आपके माइंड में आ सकता है ना कि जिसका लिंक पैसे के लेन देन के साथ है, ऐसा इदारा जिसका लिंक पैसे के लेन देन के साथ है। फॉर एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है? पैसे की लेन देन होती है, वो क्या बन जाएगा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक्स पैसे के लेन देन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये सारे के सारी चीज़ें जो भी आपके माइंड में आ सकती हैं, ईच एंड एवरीथिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंसिडरेबल होंगी। अब आपकी बुक के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन लिखी है। अब डेफिनेशन को याद करने का तरीकाकार सिंपल सा ये है, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो तमाम चीज़ें जो भी पैसे के लेन देन के साथ लिंक्ड है। मिसाल के तौर पर कहता है जी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सी चीज़ें हैं? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड अदर रीपेबल फंड्स फ्रॉम द पब्लिक, जो भी लोगों के डिपॉजिट अचीव करता है और लोन वगैरह प्रोवाइड करता है वो इदारा, जैसे कि आपके कमर्शियल बैंक्स और माइक्रो फाइनेंस बैंक्स, सारे के सारे। नंबर 2, लैंडिंग इन वट एवर फॉर्म, जितने भी वो उधार पे देने वाले लोग हैं, जैसे कि लीज पे गाड़ी देने वाले लीजिंग कंपनीज हैं, ये भी क्या बन जाएंगे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद फाइनेंशियल लीजिंग, उसने खुद ही उसने बता दिया फाइनेंशियल लीजिंग। उसके बाद मनी और वैल्यू ट्रांसफरर, जो आपका पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि आपकी एप्लीकेशन है इजी पैसा। उसके बाद कहते हैं जी इशूइंग एंड मैनेजिंग मीन्स ऑफ पेमेंट्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स, चेक्स, फाइनेंशियल ट्रैवलर्स चेक, मनी ऑर्डर्स, बैंक ड्राफ्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक मनी। जो इदारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक ड्राफ्ट, ये तमाम चेक्स वगैरह, ये तमाम किस्म की चीज़ें इशू करते हैं, वो तमाम इदारे वो भी क्या हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। फाइनेंशियल गारंटीज एंड कमिटमेंट्स, कुछ इदारे वो होते हैं जो जिनका काम वो कोई लोन वगैरह नहीं देते, ना ही वो लोगों के पैसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करते, और ना ही उनका पैसे के साथ डायरेक्ट लेन देन होता है। वो क्या करते हैं? उनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ गारंटीज देना, उस गारंटी के अगेंस्ट वो पैसे जनरेट करते हैं कि जी हम गारंटी देते हैं, अगर ये पैसा नहीं देगा मैं पैसे दे दूंगा, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, ये तमाम के तमाम लोग क्या हैं जनाब? जो गारंटर्स होते हैं, जो पैसे की गारंटी देते हैं। उसके बाद ट्रेड इन, जो कि इन चीज़ों में ट्रांजैक्शन करते हैं। किन चीज़ों में? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, शेयर्स वगैरह। फॉरेन एक्सचेंज, जो आपके पैसे को एक्सचेंज करते हैं, जिसकी एग्जांपल एक निफ्ट के नाम से एक इदारा है जो कि क्या करता है जी? पैसे को एक्सचेंज। वेस्टर्न यूनियन, ये तमाम चीज़ें कौन से इदारे हैं? ये वो इदारे हैं जो मनी एक्सचेंजर हैं। आपको पाउंड्स चाहिए, पैसे दीजिए, वहाँ से आपको पाउंड्स मिल जाएंगे। ये कौन लोग हैं? ये फॉरेन एक्सचेंज के लोग हैं। उसके बाद एक्सचेंज इंटरेस्ट रेट एंड इंडेक्स इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज, यहाँ पे शेयर्स इटसेल्फ की वो बात कर रहा है। कमोडिटीज फ्यूचर ट्रेडिंग, डेरिवेटिव्स की यहाँ पे बात कर रहा है। पता है कि नहीं पता? इनकम फ्रॉम बिजनेस टैक्स के अंदर इनकम फ्रॉम बिजनेस में स्पेकुलेशन बिजनेस पढ़ा होगा, उसमें डेरिवेटिव का वर्ड आया होगा, ये उन्हीं की बात कर रहा है। फिर उसके बाद पार्टिसिपेशन इन शेयर्स इशू एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस रिलेटेड टू सच इश्यूज, शेयर्स के इशुएंस में। इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो शेयर्स ट्रांसफर करवाने वाले हैं। देखिए, जब आप शेयर स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो डायरेक्टली आप शेयर में ट्रांसैक्शन नहीं करते, कोई ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो मेंटेन किया होता है कि हर कंपनी के उनके पास कुछ ना कुछ शेयर्स होते हैं, एक लिमिटेड, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है शेयर्स की, वो उनके पास मौजूद होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो जो बंदे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं वो लोग भी क्या हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में शामिल हैं। सेफ कीपिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैश और लिक्विड सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन, जो लोगों का पैसा संभाल के रखते हैं। इन्वेस्टिंग, एडमिनिस्ट्रिंग और मैनेजिंग फंड्स और मनी ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन, इंश्योरेंस बिजनेस ट्रांजैक्शन, मनी एंड करेंसी चेंजिंग एंड कैरिंग आउट बिजनेस एज इंटरमीडियरी। ये तमाम की तमाम बातें वो हैं जो आप अगर इनके डेफिनेशन में, मैं ये नहीं कहता कि सारी की सारी चीज़ें लिखें,
लेकिन अगर आप इनको एक दो दफ़ा पढ़ते हैं तो वो तमाम की तमाम बातें कि आपके अगर माइंड में बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जो भी पैसे के साथ लेन देन है वो सारा कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हिस्सा समझा जाएगा। और उसने एक नीचे नोट लिख दिया, बड़ा मजे का नोट, कहता है जी नोटिस दैट द डेफिनेशन इज नॉट लिमिटेड टू बैंक्स ओनली बट ऑल्सो इंक्लूड्स वेरियस एंटिटीज इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। हकीकत में डेफिनेशन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ बैंक्स नहीं आते। क्लियर? अब हम बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेस की, कि कौन सी ट्रांजैक्शन को मनी लॉन्ड्रिंग समझी जाएगी। नंबर 1 कहता है जी अगर आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करके कोई चीज, कोई प्रॉपर्टी, कोई पैसा एक्वायर किया, क्रिमिनल एक्टिविटी का मतलब प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जिसको कानून ने मना किया। अगर आप कोई पैसा एक्वायर करते हैं और उससे कोई प्रॉपर्टी बना लेते हैं, या आप प्रॉपर्टी या पैसा एक्वायर करते हैं, हकीकत में आप क्या कर रहे हैं? मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल देखिए। किसमें? कोरियर में? कोरियर मतलब पोर्शन में। अच्छा, एग्जैक्टली मनी लॉन्ड्रिंग में आएगा वो सारा कुछ। एग्जाम्पल देखिए जनाब, अ गवर्नमेंट ऑफिशियल रिसीव्ड ब्राइब्स फॉर ऑफिशियल वर्क एंड बॉट अ हाउस यूजिंग द प्रोसीड्स। रिश्वत ली और घर खरीद लिया। उसने क्या किया? हकीकत में मनी लॉन्ड्रिंग की। ही हैज कमिटेड ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। दूसरा ऑफेंस, अपनी क्रिमिनल प्रॉपर्टी को छुपाना या किसी को मदद देना छुपाने में। मिसाल के तौर पर हम टैक्स वाले बहुत होशियार होते हैं, हम अपने क्लाइंट्स को बचाने के लिए मुल्क को चूना लगा देते हैं। हमारे क्लाइंट्स के ऊपर ज़्यादा टैक्स बर्डन ना आए, हम उसकी प्रॉपर्टी को छुपा लेते हैं। तो जो हम छुपा रहे होते हैं उनकी प्रॉपर्टी को, जो क्रिमिनल प्रॉपर्टी है इलीगल वे में, यानी कि जिसका हमें सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं पता, हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं, हम क्या कहते हैं? डिक्लेयर ही ना करो। हम उसको एडवाइस भी कर रहे होते हैं, हम छुपा भी रहे होते हैं। हकीकत में हम लोग भी क्या कर रहे हैं? फ़ायदा किसका है? क्लाइंट का। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 4, अ बैंकर नोइंग दैट द ट्रांजैक्शन in client's account represented proceeds of crime। बैंकर को पता है कि उसके क्लाइंट के अकाउंट में जो पैसा आ रहा है वो इलीगल मनी है, कंसील्ड इट फ्रॉम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, और वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से छुपा लेता है जानबूझ के। द बैंकर हैज कमिटेड ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। बैंकर क्या करेगा? पैसा किसका? क्लाइंट का। फायदा किसको? क्लाइंट को। छुपाया किसने? बैंकर ने। तो मनी लॉन्ड्रिंग किसने की? बैंकर ने की। क्लियर? नंबर 3, याद कीजिए, बड़ा मशहूर वाकया, बहुत मशहूर केस है मकसूद चपड़ासी का। पता कि नहीं पता? अगर आप खबरें नहीं सुनते, मैं आपको खबरें वो बता रहा हूं जिनकी वजह से ये सारे के सारे एक्ट बने हैं। मकसूद चपड़ासी, खैर इस एक्ट के बाद वो मकसूद चपड़ासी वाला केस आया था। हमारे एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ पॉलिटिकल पर्सनैलिटी जी, उनके एक पीएन थे मकसूद, उनके अकाउंट में अरबों रुपए थे। सुने? बाद में जो पेशी भुगतते हुए मकसूद चपड़ासी को हार्ट अटैक आ गया और वो फौत हो गया, उसी केस का मैं रेफरेंस दे रहा हूं। मकसूद चपड़ासी के ऊपर केस किस चीज का था? वो किस चीज की पेशियां भुगत रहा था? मनी लॉन्ड्रिंग की। क्यों? क्योंकि उसके पास जो अरबों रुपए थे वो कहां से आए थे? वो कहता था मुझे नहीं पता। वो किसके थे? वो कहता था जी मुझे नहीं पता, बस मेरे अकाउंट में आ गए। ऐसी इनकम जो कि इलीगल इनकम है, अगर आप किसी के बिहाफ पे
इलीगल इनकम उसकी अपने तहवील में लेते हैं, अपनी सुपरविजन में, अपने कंट्रोल में लेते हैं, तो आपके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलेगा। गॉट इट? तो मकसूद चपरासी के पास जो अरबों रुपये जो उसके पास थे उसके अकाउंट में, वो किसके पास थे? मकसूद के पास थे, लेकिन पैसा था किसका? किसी और बंदे का। लेकिन वो डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं ना, वो कैश आया था आपके बैंक के अंदर, तो वो नहीं पता। इससे पहले एक टर्म थी, अभी वो टर्म बंद कर दी गई है, पहले एक टर्म थी बेनामी अकाउंट की। बेनामी अकाउंट क्या था? जिसके अकाउंट होल्डर का पता नहीं था, मतलब अकाउंट होल्डर कौन है कोई पता नहीं है, वो बंदा एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता। ये सारे के सारे काम बेनामी अकाउंट होल्डर की तरफ से होते थे। और अब सारा कुछ, क्योंकि जैसे जैसे केसेस आ रहे हैं वैसे वैसे इनके ऊपर, इनको खत्म करने के लिए एक्शन भी लिए जा रहे हैं। अब अगर आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको बहुत सारे प्रूफ्स देने पड़ते हैं, अपना सोर्स ऑफ इनकम आपको शो करना पड़ता है। अगर आप फाइलर हैं तो वो भी आपको बताना पड़ता है, ईच एंड एवरीथिंग आपको वहाँ पे मेंशन करनी पड़ती है। पहले ऐसा नहीं था, अकाउंट ओपन करना है, बैंकर पीछे पीछे घूमते थे, भाई अकाउंट ओपन करवा लें, अच्छा यार कर दो, बस आप अपना मुझे नाम बता दें, आईडी कार्ड नंबर बता दें, आईडी कार्ड किसी और का, नाम किसी और का, बैंक अकाउंट ओपन हो गया। तो ये कौन से अकाउंट थे? बेनामी अकाउंट। इनकी तरफ से ट्रांजैक्शंस होती थी और मनी लॉन्ड्रिंग होती थी। समझ रहे बात को? तो मकसूद चपरासी भी उन्हीं में से एक केस था। एग्जाम्पल देखिए, एन एम्प्लॉई होल्ड्स 10 मिलियन ऑन बिहाफ ऑफ हिज एम्प्लॉयर। 1 करोड़ रुपया अपने एम्प्लॉयर के जनाब एम्प्लॉय ने अपने पास रखा हुआ है, नोइंग दैट द अमाउंट वॉज प्रोसीड ऑफ क्राइम। और उसको पता था कि ये पैसे क्राइम से कमाए गए, इलीगल वे में पैसा कमाया गया। ही हैज कमिटेड ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। हाँ जी, ओके। अच्छा जी, अब इसके बाद बारी आती है हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। जब आप इंशाल्लाह फर्म में जाएंगे ना बेटा, तो 3 किस्म के बड़े डिपार्टमेंट्स में आपकी इंडक्शन होगी। सबसे पहले ऑडिट डिपार्टमेंट, उसके बाद टैक्स डिपार्टमेंट, और उसके बाद आपके पास तीसरे नंबर पे आता है एडवाइजरी डिपार्टमेंट। एडवाइजरी में क्या होता है? सबसे इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं और ज़िंदगी से हारे हुए बोरिंग लोग, क्योंकि जो जितना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होता जाएगा वो उतना ज़्यादा बोरिंग होता रहेगा, जो जितना कम इंटेलेक्चुअल होगा घर में बेशक हम नान चने सुबह खाते हो, क्लाइंट पे जाएंगे जनाब हम KFC और जनाब हम जो है वो हार्डी से कम तो हम खाते कुछ नहीं है। मटन के नीचे तो सब्जी खत्म, बैठ के बंद हो गया। कैमरा तो खैर एनीवेज इतनी आवाज तो मेरी है, मेरे ख्याल आवाज पहुंच जाएगी, थोड़ा सा दूर हो जाता। तो एडवाइजरी के अंदर जब आप जाएंगे तो आप लोगों को एडवाइस कर रहे होंगे, लोगों के फिजिबिलिटी बना रहे हैं, उनको बिजनेस के बारे में बता रहे होंगे कि अगर आप इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अपना रेवेन्यू जनरेट होगा और आपको कल को प्रॉफिट होगा, ठीक है। और यहाँ आप उनको बताते हैं कि भाई साहब ये काम ना कीजिए कि इसमें आपको नुकसान होगा। बिजनेस फिजिबिलिटी QM में आप लोगों ने पढ़ा होगा, NRB नेट NPV सॉरी नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV QM में वो जो NPV वाला काम था उसको एडवांस लेवल पे आप आर्टिकल में जाके सीख लोगे। एनीवेज बिजनेस एडवाइजर्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एडवाइस करते हैं मुख्तलिफ लोगों को कि भाई साहब ये वाली प्रॉपर्टी शो करवाएं, ये वाली प्रॉपर्टी शो ना करें। मतलब कि मनी लॉन्ड्रिंग वो खुद नहीं कर रहे होते, लेकिन वो हेल्प कर रहे होते हैं लॉन्ड्रर्स को किस चीज़ के लिए? मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए। तो वो मिलके मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। तो
तो कहना जनाब अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टली नहीं करते लेकिन आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप एडवाइस दे रहे हैं, आप समझा रहे हैं, तो हम क्या समझेंगे आप भी इस मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 6, एन अकाउंटेंट एडवाइज्ड वन ऑफ हिज क्लाइंट to conceal criminal property and facilitated for such concealment he has committed offense of money laundering. What it? इसके बाद कहता है जी मनी लॉन्ड्रिंग कानून शहादत एक टर्म है पाकिस्तान के कानून के अंदर। कानून शहादत का मतलब ये नहीं कि शहीद हो जाना, शहादत का मतलब गवाही देना। आप होता ये है कि अगर आपको गवाहान मिल गए हैं उस बेस पे भी आप क्या कर सकते हैं, आप किसी बंदे को सजा दे सकते हैं। यानी कि गवाहान की मौजूदगी में वो यानी शाहिद है जिसने गवाही दे दी कि जी मैंने खुद देखा इसको ये करते हुए और वो साबित हो गया, तो हम कहेंगे जनाब कानून शहादत की बेस पे हम ये इसको सजा सुना। कहते जी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपका जो क्राइम एक होता है प्राइम क्राइम, प्राइमरली जो आपने इनिशियली किया होता है। मनी लॉन्ड्रिंग बेटा डायरेक्ट क्राइम नहीं है, ये डायरेक्ट क्राइम है, ये सेकेंडरी क्राइम है। आप कोई काम करते हैं वो डायरेक्ट क्राइम है, जैसे करप्शन, रिश्वत लेना, ये डायरेक्ट क्राइम है। इस रिश्वत को बचाने के लिए आप अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग, ये सेकेंडरी क्राइम है। कहता है जी सेकेंडरी नॉर्मली होता ये है कि सेकेंडरी क्राइम को साबित करने के लिए प्राइमरी क्राइम का साबित होना जरूरी है कि प्राइमरी क्राइम साबित होगा तभी सेकेंडरी होगा। कहते हैं इसमें ऐसा नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए प्राइमरी क्राइम साबित करना जरूरी नहीं है, ठीक है। आप सेकेंडरी क्राइम में भी अगर आपको कानून शहादत के तौर पर अगर आपको गवाहियाँ मिल रही हैं कि जनाब मुझे पता है कि ये बंदे ने जिसके पास सोर्स नहीं था और इसने पैसा पता नहीं कहाँ से कमाया और इसने ये बिल्डिंग बना दी, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग इसने की। अब पहला क्राइम साबित नहीं है कि पैसा कहाँ से आया, लेकिन ये साबित हो गया कि जिस पैसे से बनाया है बिल्डिंग, इस पैसे की सोर्स जो है वो मुकम्मल नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे कि जनाब इसने मनी लॉन्ड्रिंग की है। कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जरूरी नहीं है कि प्राइम क्राइम जो है उसको साबित किया। क्लियर? अच्छा जी, अब थोड़ा नीचे आ जाइए, पनिशमेंट की बात करते हैं जी। बड़ी मजे की चीजें हैं, सिर्फ 2 मिनट रिक्वायर्ड है। पनिशमेंट देखिए, कहता है जी अगर कोई बंदा, कोई इंडिविजुअल, कोई पर्सन, कोई भाई मनी लॉन्ड्रिंग करता है तो सबसे पहले उसको सजा दी जाएगी रिगोरस इम्प्रिजनमेंट, कैद बामुशक्कत। कितनी? 1 साल से लेकर 10 साल तक उसको सजा होगी। उसके बाद उसके ऊपर जुर्माना आयद किया जाएगा, कितने का? 2.5 करोड़ रुपए का, 25 मिलियन का जुर्माना, ठीक है जी। और उसके बाद उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उसको क्या कर लिया जाएगा? जब्त कर लिया जाएगा। ये 3 काम होंगे जनाब, किसके साथ? उस बंदे के साथ जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की। और अगर कोई कंपनी है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो उसमें क्या होगा? अब कंपनी को तो सजा हो नहीं सकती, तो फिर अब कंपनी खुद से कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती, तो जिस बंदे की फैसिलिटेशन से या कंपनी का जो रिस्पॉन्सिबल होगा उस बंदे को 1 साल से लेकर 10 साल की कैद बामुशक्कत और कंपनी को 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, और उसके अलावा जितने भी उसकी जो भी प्रॉपर्टी वगैरह बनाई होगी उसकी मदद से, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? उस बंदे की प्रॉपर्टी वो क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। ओके, चलें इंशाल्लाह यहीं से